लिखो तो वो एक क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो तो along horizontal wire along horizontal wire carry a current of 50 ampere, carry a current of 50 ampere. It is rigidly fixed. It is rigidly fixed. rigidly. Rigid. It is rigidly fixed. लिखेंगे another fine wire q, another fine wire q is placed. Another fine wire q is placed directly above and parallel to p. Directly above and parallel to p. Directly above and parallel to p. The weight of wire q is, the weight of wire q is 0.075 Newton per meter. Newton per, and and it carries a current of 25 ampere, and it carries a current of, it carries a current of 25 ampere, carries a current of 25 ampere. Find the position of wire q, find the position of wire q from the wire p, पहला वायर जो था p था, find the position of wire q from the wire p, from the wire p, so that so that q remains suspended, so that q remains suspended due to magnetic repulsion, due to magnetic repulsion, magnetic repulsion. Also indicate, also indicate direction of current in q with respect to p. Also indicate direction of current in q with respect to p, with respect to p. आपके पास वायर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई वायर पी है, इसमें आपको क्या कहा है कि 50 एम्पियर का करंट जा रहा है ना। जैसे एक वायर ये है, ये 50 एम्पियर का करंट जा रहा है पी से ई डायरेक्शन में, तो एरो दे दिया गया है। इसके जस्ट ऊपर में ये रिजिड है, फिक्स है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है। इसके ऊपर एक वायर रख दिया है जिसका नाम क्यू दिया है, तो इसके ऊपर को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ कहीं दिखाते हैं क्यू, क्यू में कितना बोल रहा है आपका, जो करंट जा रहा है वो 25 एम्पियर का है। करंट क्या है, 25 एम्पियर का है। तो साथ में कह रहा है कि जो क्यू वायर का वेट है वो इतना है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू, मतलब ये पूछ रहा है कि पी के रिस्पेक्ट में क्यू, इसके बीच में कितना डिस्टेंस पे हम रखेंगे कि हवा में लटकता हुआ रह जाएगा, है ना। ये हवा में जैसे ऐसे रख दिए कि इसमें करंट फ्लो रहा है, इसको ऊपर रखे और हम छोड़ दिए तो नीचे गिरेगा नहीं, हवा में ही लटका रह जाए, वो क्या डिस्टेंस होगा जो कि हवा में लटका रह जाएगा। साथ साथ क्यू में करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये पूछा आपसे। क्या बन जाएगा बाबा क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा ये।
हाँ सर, कोशिश कर रही हूँ। तो कैसे स्टेप लीजिएगा खाली हमको आप बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या सोच रहे हैं? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सर फॉर्मूला लिखेंगे पहले। हाँ, F/L = μ0 I1 I2/2 πd। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दो करंट कैरिंग के कंडक्टर के बीच में, तो इसमें क्यू में करंट का डायरेक्शन क्या देगी बउआ? इसके पैरेलल देगी या एंटी पैरेलल देगी? ये बता पाएंगे पहले? क्या ठीक बोले है, सर? आप क्यू वायर में, जो वायर क्यू में करंट का डायरेक्शन पूछा लास्ट में, क्या सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्यू, तो क्यू वायर में जो होगा वो पी के पैरेलल करंट होगा या एंटी पैरेलल होगा? ये बता पाएंगे कुछ? आप जो बोले कि μ0 I1 I2 हम लिख दिए ये अपॉन एंटी टू पैरेलल होगा सर। रीजन। एक मिनट। अब उसमें एक मिनट क्या भाई, बोलो एंटी पैरेलल है तो भाई एंटी पैरेलल रिपेल करेगा, क्योंकि जब अट्रैक्ट करेगा तो इसको तो और खींच करके गिरा लेगा, अपने में चिपका लेगा। रिपेल करेगा तभी तो ये हवा में झूलता रहेगा। बिल्कुल है, तो इसमें क्या, जब बोले हैं कि एंटी पैरेलल है तो भाई बोलो एंटी पैरेलल रिपेल करेगा एक सेकंड में। हाँ हो गया ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है आपने μ0 I1 I2/2 πr रखी। ठीक है, आर हमने डिस्टेंस लिया है, जो आप डी बोली। अब क्या करेंगे बाबू? इतना फोर्स ये दोनों के बीच में लगेगा, ये तो रिजिड है, क्योंकि जब करंट एंटी पैरेलल जाएगा 25 एम्पियर इक्वेशन में दे दिया, 50 एम्पियर दे दिया है। I1 I2 म्यू मालूम है, 2 पाई मालूम है, आर आपको निकालना है। सर वैल्यू ठीक पुट। है, आर तो किसके बराबर इसको पुट करेगी बाबू? तो इस क्या है कि अगर पैरेलल होता तो इसको खींचता, एंटी पैरेलल है तो ऊपर में जो हवा में वायर है इसको लटका के रखेगा। अब क्या है कि इस वायर में कुछ वेट होगा, तो वेट का दिया वैल्यू 0.075। ठीक है, तो क्या दिया है? 0.075। तो ये जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, वो किसके इक्वल होगा आपका? वेट के इक्वल होगा। वेट के इक्वल, तो μ0 अपॉन 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? 2 × 10⁻⁻⁷। I1 का वैल्यू 25 एम्पियर है, I2 का वैल्यू 50 एम्पियर है। आपके पास आर को इधर ले लो, डब्ल्यू इधर, चाहे चलो लिख देते हैं। आर का वैल्यू कितना आपका? आर निकालना है, और वेट का वैल्यू दिया है 0.075। ठीक है, इससे आर आपका निकल जाएगा। ठीक है सर जी, कोई डाउट है प्लीज पूछ लेंगे। नहीं सर, नहीं। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व करते रहिएगा। सॉल्व करके आंसर जो आएगा, सब कुछ एसआई यूनिट में दिया हुआ है, तो 0.0033 मीटर में आएगा। इसको मिलीमीटर में बदलोगे तो 3.33 मिलीमीटर, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी डाउट होगा कुछ पूछ लेगी। लिखेंगे, a circular coil of 30 turn, a circular coil of 30 turn, 30 30 turns and radius 8 centimeter, radius 8 centimeter, carrying a current of 6 ampere, carrying a current of 6 ampere, is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field. 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. 1 Tesla. The field lines make angle of 60 degree. The field line makes angle of 60 degree with normal to the coil.
60 degree with normal to the coil. Calculate the magnitude of counter torque. Calculate the magnitude of counter torque. Counter torque that must be applied. Torque that must be applied to prevent coil from turning. To prevent coil from turning. इसी में इसका क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम होगा, निश्चित तौर पे क्वेश्चन होगा ये, क्योंकि इसका बी पार्ट में ये पूछ रहा है कि अगर आप सर्कुलर कॉइल को रिप्लेस कर दोगे प्लेनर कॉइल से, ठीक है, कोई इरेगुलर शेप से, मतलब एरिया वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, तो आपके आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, ये आप सोचिएगा, इसको पहले सोचिए इसमें क्या कीजिएगा। लास्ट में हमने ड्राइव किया था टॉर्क का फॉर्मूला हुआ, किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क जो होता है वो, NI sin थीटा। हाँ ठीक है, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, बिल्कुल है, तो हो गया, सब कुछ दिया है बाबू आपके पास। एन देखो नंबर ऑफ टर्न 30 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि कॉइल अगर वो जाएगा तो रोटेट करेगा, टॉर्क कितना लगेगा, उसको रोकना है तो क्या होगा, तो इतना ही तो हमको टॉर्क लगाना होगा दूसरे डायरेक्शन से, ताकि उसको रोक सके, तो उतना ही होगा बुआ। तो आपका एन का वैल्यू 30 दिया है, आई का वैल्यू 6 एम्पियर दिया है, एन आई मैग्नेटिक फील्ड, एरिया आपका कितना दिया है, रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसको बाद में लिखेंगे। बी का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देते हैं। एरिया आपका 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर, आर क्या 8 सेंटीमीटर है, तो ये असाइनमेंट में मीटर में रखोगे, 8 × 10⁻², पाई आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। एन आई ए बी पूरा लिख दिए, साइन थीटा है बाबू। तो हम लोग क्या है कि जो एरिया लेते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के साथ में ही लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्लियरली आपका देखा दे दिया है कि जो एंगल है वो 60 डिग्री विथ नॉर्मल टू द क्वाइल, है ना, तो जो भी है आपका वो नॉर्मल वेक्टर के साथ ही लेते हैं। तो आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। क्या कैलकुलेट हो जाएगा? साइन 60 का वैल्यू याद है आप लोग को? हाँ सर। बोलिए क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू होगा √3 नहीं 1/√2। 1/√2 मैडम जी, साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू। √3 पहले, बाई टू होता पहले सही बोल रहे थे। ठीक है, पुट करके कैलकुलेशन करके आ है। जाएगा, थ्री जो भी पॉइंट आएगा। वन थ्री कुछ आ रहा है सर। 3.133 जो भी आएगा, न्यूटन मीटर। टॉर्क का क्या होता है यूनिट, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, तो फोर्स का न्यूटन होता है, आर का मीटर होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करके यही आएगा। लिखेंगे क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर जी, कोई लूप जो है सर्कुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, टॉपिक हर एग्जाम के लिए, बोर्ड से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न, सर्कुलर कॉइल ऑफ
20 turn and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla, normal to the plane of coil, normal to the plane of coil, carrying current in the coil is 5 ampere. Current in the coil is 5 ampere. What is the first number total torque in the coil? First number total torque in the coil. Second number total force on the coil. Third number average force on each electron. Average force on each electron in the coil due to magnetic field. अब चूंकि थर्ड पार्ट है तो इसके लिए कुछ डाटा कुछ आपको देना होगा। तो इसके लिए डाटा है कि द कॉइल इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर। ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि एवरेज इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर is given about free electron density in copper is given about 10⁻29 per meter cube. 10⁻29 per meter cube. सर एक बार पहला लाइन रिपीट कर दीजिए ना। पहला लाइन क्या बोले थे? A circular coil of 20 turn and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.10 Tesla normal to the plane of coil. Normal to plane of coil. Okay. अब सर जी सर तीन केस एंगल सर एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा, नॉर्मल वेक्टर और वही बता देते हैं मुझे कि जो लास्ट क्लास में हमने 3 केस पढ़ाया था जब हम कॉइल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे। पहला केस था। दूसरा केस में कॉइल को हम लोग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे और तीसरा था कि जनरल मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे। तो अब ये तो खुद समझना होगा सर जी कि अगर कहा गया कि कॉइल जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस कंडीशन में
वही परपेंडिकुलर को यहाँ नॉर्मल लिखा है, जो पहला केस हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। 0 डिग्री होगा थीटा। क्या चीज बोले? थीटा 0 डिग्री होगा। रीजन बता पाएगी बउआ कि कैसे हम लोग किया सर, है? हाँ सर, जैसे सर्कुलर कॉइल है तो और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया, तो कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में एंगल, मतलब कैसे। जैसे ये लूप है, मान लो ये जो है पूरा लूप है, सर्कुलर रहे रेक्टेंगल रहे मैटर नहीं है, लूप है पूरा पूरा। हाँ। अब इसको नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसका क्या होगा? क्या सर? नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा? अगर ये कॉइल है बउआ, आपका आपका ये कॉइल ऐसे रखा हुआ सपोज। हाँ सर, हाँ तो तो नॉर्मल मतलब मैग्नेटिक। उसके ऊपर कैसे उसके ऊपर मतलब। भाई बोलो ना कि बारिश की बूंद जैसे गिरती है वैसे मैग्नेटिक फील्ड है, या जैसे हाँ फुहारा नीचे से ऊपर। बाहर निकलता है वैसे। बोलो कि भाई इनटू द प्लेन या वे फ्रॉम, ऐसा करके मैग्नेटिक फील्ड है। हम्म। ठीक है, ऐसे हाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। हाँ अब बोलो बाबू। सर, तो मैग्नेटिक फील्ड एक में, हाँ तो 90 का बन रहा है। इसीलिए ना हम्म, पूछते हैं कि हमको कभी कभी लगता है कि तुम चीटिंग करती है कहीं पे कोई चीजों को। क्या बोले सर? कभी कभी हमको लगता है कि तुम चीटिंग करती है कहीं से, क्योंकि हम 2-3 दिन ठीक गौर है। किए हैं कुछ चीज को लेकर करके। हाँ तो हमको लगता है कि भाई या तो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स कुछ चीज का कोई देगा, क्योंकि आंसर अगर सही हो जाता है तो हाँ इत्तेफाक एक से दो क्वेश्चन में होगा। अगर एक से दो क्वेश्चन से ज्यादा अगर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है, इसका मतलब सर, या तो। हाँ हाँ। नहीं ठीक है आप वो छोड़ो। सर, हम हाँ ये इसका। वाला बात, ये जो पेन आप ऊपर रखे ना, हाँ हाँ हम उसको नीचे गिरा के रखे हुए थे, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही लेक्चर देखे थे, तो केस 1 का उसमें ही देखे थे कि। हाँ। नहीं तो अब हुआ हमने काफी अच्छे ढंग से बोला है, एकदम लास्ट होते होते पिछले क्लास में हमने एकदम खूब क्लियर ढंग से बोला है बउआ कि देखो हमने एकदम ऐसे ही पिछले क्लास में भी रखा था यही नोटबुक, और हमने समझाया था कि देखो बउआ यही क्वाल मान ली क्वाल यही होगा ना, यही आपका मान ली क्वाल है, कैसे भी हो वो मैटर नहीं करता है बउआ कि वो रेक्टेंगुलर क्वाल है या वो सर्कुलर क्वाल है, मैटर नहीं है, क्वाल सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा, कैसे भी क्वाल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो हमने कहा था क्लियर बउआ कि थीटा जो है, हमने कहा था क्लियर, बस सिर्फ इतना अगर आप एक वर्ड बोलती तो मतलब हम तो जरूर बहुत अंदर से खुश हो जाते, सिर्फ एक वर्ड बोल देती कि भाई ये 0 डिग्री यहाँ इसलिए होगा, जैसे मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, मान लो कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जैसे बारिश की बूंदें होती है ऐसा ही मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करके ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या है कि हमने एकदम क्लियर कहा था कि देखो बउआ जो थीटा होगा, जब हम थर्ड केस पढ़ा रहे थे जहाँ नॉर्मल वेक्टर है, पार्ट से कुछ पूछी भी थी तो क्या हमने खूब अच्छे ढंग से बोला था कि देखो बाबू जो एंगल थीटा लेते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, और जो लूप का एरिया वेक्टर है, हमने खूब अच्छे ढंग से कहा था कि बउआ जो लूप का एरिया वेक्टर है, तो ऐसा नहीं है बाबू कि हमने एरिया वेक्टर, हम गॉस लॉ में एरिया वेक्टर के खूब अच्छा से चर्चा किया, अब यही बउआ यही है, देखो यही कॉपी है, बुकलेट है, नोटबुक है। अब क्या है, ये प्लेन है बाबू, मतलब इसमें एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? कभी भी हमने खूब अच्छे ढंग से समझाया कि किसी भी प्लेन का एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम दैट प्लेन होता है, जैसे ये है प्लेन बुआ, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऐसे ही है बुआ, एग्जैक्टली नॉर्मल देखो इसका है। तो एरिया वेक्टर चूंकि है, एरिया के बारे में हमने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी है, और गॉस लॉ का जब भी क्वेश्चन बनेगा वो इसके बिना नहीं बनेगा, वहां पे हमने रुक के समझाया था। और ये देखो देखो यहाँ पे भी काम आ रहा और आगे भी काम आएगा, तो एकदम क्लियर है बउआ क्या कि थीटा है तो क्या है, थीटा बउआ एक देखो ये एरिया, कोई भी क्वाल है, क्वाल का क्या आगा, क्वाल का ये प्लेन है बउआ। क्वाल अगर ऐसे कर देंगे, सपोज मान लेते हैं कि अगर आप क्वाल की बात कर रही हो, ठीक है, इमेजिन करो बउआ कि जैसे देखो ये सर्कुलर क्वाल है सपोज, ये सर्कुलर क्वाल मान लेते हैं कि ये सर्कुलर क्वाल है, ये रखा हुआ है बउआ ऐसे प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है? आसमान की तरफ है, देखो आसमान की तरफ। इसी क्वाल को अगर आप क्या है ऐसे करके रख देगी तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा बउआ, आसमान की तरफ नहीं धरती की तरफ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है। तो वही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है बउआ। अब हमने जनरल केस समझाया था
कि भाई ऐसे करके है, कोई एंगल थीटा लिए थे, ये नॉर्मल वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या था, थीटा था। तो जो थीटा एंगल होता है बउआ, उस प्लेन का, उस क्वाइल का जो एरिया वेक्टर है उसका, और बउआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो चूंकि ये क्वाइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसका नॉर्मल है, और इस क्वाइल का भी क्या होगा बउआ, एरिया वेक्टर इस क्वाइल का नॉर्मल होगा, 90 डिग्री होगा। तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में क्या होगा, ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है, तो या तो 0 डिग्री का केस बनेगा या 180 का केस। इसीलिए बउआ आपका क्या है, साइन जो टॉर्क जो आप बोल रहे हैं कि एन आई ए बी साइन थीटा होता है टॉर्क का वैल्यू। अब चूंकि थीटा जो है बउआ वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन। एरिया वेक्टर किसका, जो क्वाइल है, क्वाइल वो किसी प्लेन में ही रहेगा ना, क्वाइल हवा में तो नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि सर क्वाइल जो है ऐसे, ऐसे की जगह पे क्वाइल ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, तो वहां पे आपको, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम क्लियर कर दिया था, नॉर्मल नॉर्मल के साथ में वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हो गया। इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि नहीं कुछ भी कहा है, तो इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर जो है इनटू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन या वेपरोन, तब ऐसे करके आएगा। और क्वाइल बउआ, क्वाइल का एरिया वेक्टर जो है हमेशा उस क्वाइल का नॉर्मल ही होता है, कोई भी प्लेन का नॉर्मल जो है उसका नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर कहलाता है। हाँ बउआ बोलो जो बोल रही है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन क्यों लिए, क्योंकि जैसे केस वन केस टू में देखे थे तो एरो, जैसे आप एरो बनाए थे तो इस हाँ साइड हाँ, से था ना, नहीं इसमें बउआ, भी तो यही नहीं लूप नहीं इसी बउआ, तरह से रहे थे। हाँ लूप कैसे भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना नॉर्मल टू द प्लेन, इसमें लिखा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्वाइल। जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है 0.10 टेस्ला का, वो प्लेन ऑफ क्वाइल का, तो प्लेन ऑफ क्वाइल हुआ, अब कोई भी क्वाइल रखेगी, मान लो कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर से जैसे भी। अब देखो ये क्वाइल हो गया बुआ, तो इसका, इस क्वाइल का अगर प्लेन पूछा जाए तो क्या बोलोगी, जो बोर्ड का प्लेन है, जो बुआ ये सरफेस का प्लेन है, ठीक है, वही तो बुआ इस क्वाइल का प्लेन है। प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है बुआ। जिस आप पलंग पे बैठी होगी या जिस चेयर पे बैठी होगी वो क्या है, एक फ्लैट सरफेस है चेयर का, जहाँ बैठने वाला जो जगह है, तो ये 2D फिगर हो गया। पूरा रूम जो है, पूरा कमरा 3D कहलाता है। तो प्लेन का मतलब हमेशा 2D, जिसमें लेंथ विड्थ हो, स्क्वायर शेप हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर किसी भी शेप का हो सकता है। जो थाली में खाना खाती है वो क्या है, 2D फिगर है, अगर उसका थिकनेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड क्या है 2D, अगर इसके थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हैं 2D, तो ये प्लेन हो गया बउआ। तो क्वाइल जिस प्लेन में है उसका नॉर्मल में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो थीटा लेते हैं बउआ वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे करके है इंटू, तो अबे ये इंटू जो भी कर सकते हैं, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। और बउआ, और क्वाइल का जो नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है, मतलब क्वाइल का जो एरिया वेक्टर, तो क्वाइल का एरिया वेक्टर क्या होगा बउआ, उस क्वाइल का नॉर्मल होगा। लेकिन अगर बउआ जो सेकंड क्वेश्चन में पिछले बार पढ़ाया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या, क्वाइल ऐसे है बउआ जिस तरह भी रखा हुआ है, तो क्वाइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा बउआ। और मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ऐसे था, ऐसे रखा हुआ, जो सेकंड केस था बउआ, जिसमें लिखा हुआ कि पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो क्वाइल का प्लेन है बउआ और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पैरेलल है, क्वाइल का प्लेन के पैरेलल में है बउआ, क्वाइल का एरिया वेक्टर के पैरेलल में नहीं है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना होगा तीनों केसेस में। ठीक है, पहला केस में क्या है कि क्वाइल जो है बउआ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्वाइल ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है, क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर है, मतलब क्वाइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल। या अगर इनटू द प्लेन होगा मैग्नेटिक फील्ड तो 180 हो जाएगा। तब बउआ हमने F1 F2 इक्वल लिखाए थे, इक्वल लिखा, नेट फोर्स लिखा है 0, और फिर हमने कहा कि फोर्स कोलिनियर है, कोएक्सियल है, हमने ऐसा करके लिखा है बउआ, इसलिए टॉर्क 0 होगा पहला केस में, ऐसा करके हमने लिखा है। ठीक है, दूसरा केस में आपका कि भाई जिस प्लेन में क्वाइल है, पहला केस क्या है, जिस प्लेन में क्वाइल उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल का प्लेन का परपेंडिकुलर है। तो बाबा क्वाइल का प्लेन का परपेंडिकुलर होना और क्वाइल का एरिया वेक्टर के साथ एंगल, ये दोनों एकदम इंटायरली डिफरेंट है। पूरा वो प्लेन आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना क्लास 12 में, और बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया गया है आपका क्लास 12 का जो प्लेन है आपका। ठीक है, उसमें एकदम एग्जैक्टली हर कुछ ये सोचना होगा बउआ।
ठीक है, जो D1 D2 प्लस या L1 L2 प्लस कैसे करके फॉर्मूला है, L1 L2 प्लस L2 L3 ऐसा करके है वो, क्या फॉर्मूला करके प्लस L3 L4 ऐसा करके इक्वल टू 0। नो परपेंडिकुलर का केस, पैरेलल का केस है, पढ़ेगी आगे चल करके वो पैरेलल जो भी, बट उसमें यही है बउआ कि क्वाइल का प्लेन का पैरेलल होना और क्वाइल का एरिया वेक्टर का पैरेलल होना दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है। क्वाइल का प्लेन बउआ मतलब ये बोर्ड का प्लेन जो ये क्वाइल को लेकर के, इसका पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बउआ, ऐसे 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 चाहे ऐसे जैसे भी आप बना लो फिगर, वो नहीं है इधर सीधा चाहे इधर सीधा जैसे भी रखो। लेकिन बउआ अब कहेगा कि नहीं क्वाइल का एरिया वेक्टर का पैरेलल है, तो बउआ अगर ये क्वाइल हो गया इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की तरफ, इसका पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर भी। ठीक है, तो क्वाइल का एरिया वेक्टर का बउआ पैरेलल होने का मतलब है कि उस क्वाइल पे परपेंडिकुलर है, उस क्वाइल पे, क्योंकि किसी भी प्लेन फिगर का जो एरिया वेक्टर होता है, किसी भी प्लेन फिगर का जो एरिया वेक्टर होता है उस प्लेन का हमेशा नॉर्मल होता है, ऑलवेज। है ना, क्लास 12 में आप मैथ में पूरा पढ़ेगी बुआ 3D, और उसमें पूरा है आपका, दो प्लेन पैरेलल होंगे, दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, एक लाइन एक प्लेन के साथ पैरेलल होगा, एक लाइन एक प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, है ना। और जो भी बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, मैथ के सिलेबस के बेसिस पे वो पढ़ेगी तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, जो भी है पूछो बउआ, अभी भी कोई डाउट है दिमाग में तो। नहीं सर। है ना, हाँ तो इसीलिए बउआ इसमें चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन का नॉर्मल है बउआ, उसमें क्लियर लिखा है कि प्लेन का नॉर्मल। तो अगर क्वाइल के प्लेन का नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्वाइल का एरिया वेक्टर के साथ क्या हो गया, वो पैरेलल हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल का नॉर्मल मतलब ऊपर की तरफ या नीचे तरफ जैसे भी, और एरिया वेक्टर भी उधर ही बउआ। तो एरिया वेक्टर एंगल जो लेते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इस क्वाइल पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, और इसका एरिया वेक्टर भी इस क्वाइल का नॉर्मल ही होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर जो आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनना है, इसीलिए वो टॉर्क का वैल्यू NIAB साइन थीटा, थीटा 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हमने पीछे केस जो पहला पढ़ा है वो, उसमें नेट फोर्स तो 0 होता ही होता है। ठीक है, नेट फोर्स आपका 0 होता ही होता है। जहां तक बात है कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा थर्ड केस में है ना, कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पे यह बराबर क्या होता है, QVB, है ना साइन इसी थी। चैप्टर में। हाँ, QV क्रॉस B साइन थीटा, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, क्योंकि क्वाइल वो इस प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है। ठीक है, जो क्वाइल में मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस बेसिस पे आपका क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यही होगा। अब यहाँ पे चार्ज इस इलेक्ट्रॉन का है बउआ, वो तो आप पुट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, भी की जगह पे क्या होगी, वेलोसिटी जो है वो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेगी, वेलोसिटी क्या लेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारी आवाज आ रही है ना कि कॉल ये रुक गया है, आ रहा है सर। आ रहा है, ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ, कटेगा कॉल तक कॉल बैक करेंगे। QVB, ठीक है, तो चार्ज का जो वैल्यू है बउआ, चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। VD जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है कि नहीं को बता पाएंगे प्लीज, इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी, बी दिया होगा 0.10 टेस्ला दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप जानती है, लेकिन VD क्या होता है, बोलो बाबू, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो याद होना चाहिए। सर नीवा वाला से याद किए थे तो उधर लेके जाते हैं तो हाँ बिल्कुल, एन भी आई बाई एन ही है। I/NE, I/NE बिल्कुल सही बोल लिया, वेरी गुड। तो I/NEA, ठीक है, वैल्यू पुट हो जाएगा सब कुछ आपका। हम्म। अब हाँ अब भाई थोड़ा सा तो केमिस्ट्री सही होनी चाहिए आपको, एन निकालने के लिए चाहिए, एन दे दिया डायरेक्टली, हाँ दे तो दिया है 10⁻29 पर मीटर क्यूब, हाँ वो दे दिया है बाबू। ठीक है, भाई भाई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, इससे तो कैंसिल हो गया ना ये, बी मालूम है, I 5 एम्पियर मालूम है, बी का वैल्यू 0.10 टेस्ला,
एन आपका 10 पावर 29 कॉपर के लिए आपका दिया हुआ था, ये स्टैंडर्ड डाटा है। एरिया आपका कितना दिया हुआ आप देख लेंगे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ क्लियर होगा क्वेश्चन में, 10 पावर -5 करके मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी दिया, हाई दिया है, एन दिया है, ए दिया, सब दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बउआ आपको लूप वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जब कॉल स्टार्ट करेंगे तो हम गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो तो लिखेंगे, इन अ चैम्बर a uniform magnetic field of in a chamber a uniform magnetic field of 6 पे पावर 5 गॉस, सॉरी 6.5 गॉस, 1 गॉस में 10 पे पावर -4 टेस्ला होता है, ठीक है। 6.5 गॉस इज मेंटेन an electron is shot into the field, an electron is shot into the field, SHOT हुआ, shot into the field with a speed of 4.8 into 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड, normal to the field, normal to the field, determine radius of circular orbit, determine radius of circular orbit, also find frequency of revolution of circular orbit, also find the frequency of revolution of electron in circular orbit, also find the frequency of revolution of electron in circular orbit, in circular orbit। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। मैडम जी कॉल कट जाएगा इसलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे थे, कहाँ छूटा ये बताइए। इज मेंटेन्ड के बाद। अच्छा, मेंटेन के बाद ही छूटा हुआ तुम्हारा वहां पे, गजब हाल है भाई। हाँ, फिर डिटरमाइन से लिखे हैं आगे। लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इनटू फील्ड, इलेक्ट्रॉन इज शॉर्ट इनटू फील्ड with a speed of shot into field with a speed of 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, 4.8 into 10 to the power 6 meter per second, normal to the field, normal to the field। Determine radius of circular orbit, also find the frequency of revolution of electron in the circular orbit। ये 9:30 में कट जाता है कॉल। ये क्वेश्चन तो आसान है बाबू, हमने 1 गॉस के रूप में है, ये क्वेश्चन सिर्फ हम करवाते थे कि 1 गॉस में इतना टेस्ला होता है, बच्चे को याद हो जाए। गैल्वेनोमीटर में देख के बता देना कि भाई क्या चीज हटाया भी कुछ है या पूरा कंप्लीट पैटर्न है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पारवी कल बोल रही थी ना कि कुछ हटाया है शायद, ये क्या, अदरवाइज